नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये एपिसोड हमारे उस भारतीय भाई को समर्पित है जो हमारी इस मातृभूमि जिसे भारत कहते हैं उसके दक्षिण भाग में स्थित जिसका भौगोलिक नाम या प्रशासनिक इकाई के रूप में नाम तमिलनाडु दिया गया है। देखिए, भारतीय आवाम ताकत दल के दृष्टिकोण के अनुसार, उसके नज़रिए के अनुसार ये पूरा जो है भूखंड जो कि हमारी मातृभूमि भारत है वह एक ही इकाई है और अहमियत, अस्तित्व और महत्व उसी का है। अब इसमें जो कोई महाराष्ट्र बनाया गया है, कोई गुजरात बनाया गया है, कोई उत्तर प्रदेश है, तो ये अधिक से अधिक इस अपनी जो मातृभूमि है भारत, उसके अलग अलग भूखंड के टुकड़े हो सकते हैं या प्रशासनिक इकाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उनकी पहचान, उनका अस्तित्व जो है वो भारत भूमि से ही है, अलग से उनका कुछ नहीं है और अधिक से अधिक वो भारत की वो प्रशासनिक इकाई या अपनी मातृभूमि का एक हिस्सा के रूप में भारतीय जनता दल समझता है और यही अर्ज, यही विनती अपने प्रत्येक भारतीय भाई बहन से ये करता है कि उसको तमिलनाडु में समझिए, उसको केरल में समझिए, यह अपनी ही मातृभूमि का एक भूखंड है, यह अधिक से अधिक एक प्रशासनिक इकाई है और महत्व और समझ और अस्तित्व जो है और इकाई के रूप में पूरी जो मातृभूमि हमारे भारत की है। तो ये उस हमारे जो भारतीय भाई जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और तमिल भाषी भारतीय भाई के को समर्पित है। भारतीय जनता दल जो है प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन समझने के लिए और प्रत्येक देशवासी से यही विनती करता है कि वो भी सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन माने, समझे और व्यवहार करें और इसके आधार पर एकता लाएं। और इसलिए उसने कुछ संशोधनों का, कुछ संबोधनों का के विषय में भी बताया है। जैसे मान लीजिए कि हमारे तमिलनाडु में रहने वाले जो हमारी भारतीय भाषा है तमिल जिसे कहते हैं, और एक बात और कि जितनी ये भाषाएं हैं, बांग्ला है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है और डोंगरी है, असमिया है और फिर दक्षिण भारत की हमारी जो भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, इसको
भारतीय आवाम ताकत दल भी और इस देश का संविधान भी भारतीय भाषा उसको क्या कहता है, भारतीय भाषा। और भारतीय आवाम ताकत दल के नज़रों में यही दृष्टिकोण है कि ये हमारी अपनी भारतीय भाषा है। हम जब नौकरी में थे तो 2-4 वाक्य जो है तमिल के मैंने सीखा, टूटी फूटी तमिल, और वो हमको अभी तक याद है। यदि हम ये कहें कि हमारे तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहुत महान हैं, तो वो हमारे वो पेरियावर माने महान होता है, और रुम्ब पेरियावर माने बहुत महान, तो वो लोग हमारे रुम्ब पेरियावर हैं। इसे अधिक हमको नहीं आती है, और हमको सीखना भी चाहिए था, और हमको जरूर सीखना चाहिए, चाहे हमारी भारतीय भाषा मलयालम हो चाहे मराठी हो, थोड़ा थोड़ा सबको आना चाहिए, ठीक ना। ये इसे वातावरण की कमी है कि आपस में वो न तो सीखते हैं और न तो वो सम्मान करते हैं एक अपनी भारतीय भाषा का। चलिए, तो बताइए, ये जो भारतीय आवाम ताकत दल का ये जो संदेश जाता है यूट्यूब के माध्यम से, वो हिंदी में जाता है, और हिंदी में ही वह भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात कर रहे थे। उनका लगाव जरा देखिए, और हमारे सभी भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर से देखें कि वो कह रहे थे कि इसका वो जो तमिल संस्करण, तमिल वर्जन जो है वो तैयार करेंगे, जिसमें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो हाव-भाव तो वही रहेगा, लेकिन आवाज़ आएगी जो हमारी भारतीय भाषा है तमिल के रूप में। ये लगाव था। और भारतीय आवाम ताकत दल इस रूप में ये बहुत बड़ी सफलता मानता है कि सुदूर हमारे इस मातृभूमि भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में भी लोग इसका महत्व अब समझने लगे हैं कि भारतीय एकता का क्या महत्व है, जो और किसके खिलाफ जो ये भरा जाता है कि मतलब कि आपका अस्तित्व जो है वो तमिल होने में है, आपका अस्तित्व जो है तमिल भाषा में है। उस संकुचित विचार को तोड़ करके भारतीय एकता में विश्वास रखने के लिए इस तरह का विचार जो है वहाँ भी इस तरह के विचारों का वहाँ भी स्वागत हो रहा है, और इसे लगाव आ रहा है। तो ये भारतीय आवाम ताकत दल के लिए बहुत बड़ी सफलता का एक द्योतक है, उसका ये सिग्नल है, संकेत है, और एक उसका एक प्रॉस्पेक्ट है। इस विषय पर भारतीय आवाम ताकत दल यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमने केरल में भी नौकरी की थी, और कार्य के क्षेत्र कार्य के स्वभाव के अनुसार पूरा केरल जो है मेरा कार्य क्षेत्र था। लेकिन मैं केरल में ही नहीं तमिलनाडु में भी घूमता था, क्योंकि मानता था कि ये अपनी ही वो मातृभूमि है। तो उसी के बगल में कन्याकुमारी है, टूटीकोरिन है, आपका पलनी है, और ये सब जिले हैं उसके। तो जो दक्षिण के जो जिले हैं, नागरकोइल, कन्याकुमारी, टूटीकोरिन और आपका मदुरई, ये सब जो जिले हैं, तो मैं तभी बहुत घुमा हूँ। और हमारा ये विश्वास है कि हमारे देश के लोग यदि हमारे इस मातृभूमि के विभिन्न भागों में कम से कम घूमें, मिलें, उसका बहुत लाभ मिलेगा, और अपने भारत विषय में उसकी विशालता का अनुभव होगा। ये माने कि अपने संकुचित दायरे में रह करके संकुचित बातों को
को बढ़ाना और उसके ऊपर राजनीति करना, उसके ऊपर राजनीति करना। और खैर ये विषय भटक न जाए, तो बस यही कहना है कि जब मैं वहाँ नौकरी करता था केरल में, तो बात हिंदी की आई, और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बात मैंने कहा कि राजनीतिक वातावरण कुछ भी हो, आप लोगों को ये मानना चाहिए और मानना पड़ेगा कि हिंदी जो है आपकी भाषा है, पूरे देश की भाषा है, आपकी भाषा है। तभी जाकर के कुछ भला होगा इस देश का। और इस बात से लोग सहमत हुए। हमारा और भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि ये भाव आज तक, इस भाव को लेकर के हमारे उन भारतीय भाई बहनों जो सुदूर दक्षिण में हैं, स्थित हैं, उनके पास कोई गया नहीं। इसलिए एक राजनीति चलाई जाती है दो तरह की, कुछ हिंदी के विरोध में दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में इस तरह की है कि भाई कि दक्षिण के लोग जो है वो हिंदी का विरोध करते हैं। लोग जो है सुब्रमण्यम भारती और जो इस जो कि इस भारतीय अवाम ताकत दल के प्रेरणा स्रोत हैं, बार बार उनका नाम भारतीय अवाम ताकत दल जपता भी है, तो सुब्रमण्यम भारती जो है वो तमिलनाडु के ही हैं, और उन्होंने ही जो है भारतीय एकता का संदेश दिया हुआ है। तो पूरे देश को जानना चाहिए कि सुदूर दक्षिण से भी भारतीय एकता का अलक्ष्य वो जगाने वाले लोग हैं। दुख इस बात का है कि संकुचित विचार रखने वालों का वर्चस्व स्थापित हो गया, और जो है वो उस पर राजनीति हो रही है। वही लोग जो शासन व्यवस्था में जा रहे हैं, और वैसा ही जहर जो है पूरा फैला रहे हैं माहौल में। समस्या जो है यहाँ से है। तो हिंदी के विषय में वो पिछले एपिसोड में बताया गया था। देखिए, बिल्कुल संक्षेप में बताया जा रहा है, इसलिए कि सारी बातें तब होंगी जब हम अपने उन भारतीय भाई बहनों के बीच में हम जाएंगे। दक्षिण में स्थित जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे केरल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, तो सारी बातें हम उनको खुल के बताएंगे, और कैसे उनको अपनाना है, अपने साथ में लेना है, गले से गले मिलाना है। ये सारी बातें जो है भारतीय अवाम ताकत दल वो रखेगा। तो हिंदी का नुकसान करने वाले जो हिंदी प्रदेश के लोग ही हैं, ये पक्का जो है भारतीय अवाम ताकत दल पूरे विश्वास के साथ कह रहा है। और हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान करने वाले वही कट्टरवादी तत्व हैं, जिस तरह की आज जो है वो नफरत फैला रहे हैं। वो आक्रांता बोल करके, और वो डरवा रहे हैं कि यहाँ दारुल इस्लाम आ जाएगा और वो गजवाए हिंद आ जाएगा। ऐसे लोग, वही कट्टरवादी तत्वों ने इस महत्व को नकार दिया कि हिंदी का असली स्वरूप जो है, जो हिंदी और उर्दू मिली हुई जो हिंदी है वो है, और हिंदी और उर्दू मिली हुई जो हिंदी जो है वही उसका असली स्वरूप है, वही उसका असली हिंदी है, और वही हिंदी की ताकत है। तो उस हिंदी से सारे उर्दू के अल्फाजों को, शब्दों को निकाल करके हिंदी को बेदम कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, और उसमें संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को उस पर ठूस दिया। देखिए, संस्कृत एक हमारी पुरानी भाषा है, और संस्कृत से ही तमाम भारतीय भाषाएं निकली हैं। लेकिन जहाँ तक जन भाषा का सवाल है, तो वो हिंदी ही है, और हिंदी के साथ जो उर्दू में मिला हुआ वो हिंदी है। तो संस्कृत भाषा को प्रणाम है, लेकिन
हमारी जन भाषा हिंदी है, उर्दू के साथ मिली हुई। तो इन्होंने, जो इन कट्टरवादी तत्वों ने हिंदी को बेदम कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, सारे उर्दू के अल्फाजों को निकाल करके, और उसमें संस्कृत के क्लिष्ट और कठिन शब्दों को उसमें ठूस दिया। अब वो अटपटी हो गई, ग्राह्य नहीं हुई, तो एक अलग से मुहिम चलाया कि भाई हिंदी को बोलचाल की भाषा में। अब भाई हिंदी तो हिंदी है, तो अब एक बोलचाल वाली हो, एक जो है जो वो संस्कृत में हिंदी हो। और इसके बाद हिंदी विरोधियों को बहुत बड़ा हथियार मिल गया कि साहब ये जो संस्कृत में हिंदी है, इसको कौन पढ़ेगा, इसको कौन याद करेगा। और फिर वो मानसिक गुलामी। भारतीय जनता दल साफ कर रहा है कि इन मंत्रालय में काम करने वाले जितने बाबू लोग हैं, बाबू मतलब जो लोग वो मिनिस्टरियल स्टाफ है, और बाबू से वो भी मतलब जो बड़े बाबू हैं, बड़े बाबू ने जो IAS के लोग हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, उनको इस बात का जरा भी शर्म नहीं आती है कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो रहे हैं, आज भी जो है उस विदेशी भाषा पर ही जो है उनका कामकाज निर्भर है, और हिंदी के नाम पर सिर्फ दिखावा, पखवाड़ा, पहले तो सप्ताह चलता था, सब दिखावा। और वही बेशर्मी सिर्फ इन मंत्रालयों में नहीं है, इस जुडिशरी में भी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंग्रेजी का बोलबाला, हमारी सेना में भी है। ये तो सारी मानसिक गुलामी से इस पूरे तबके को निकालना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग पूरा उसका इंटरव्यू अंग्रेजी में, बेशर्मी से। तो खैर, देश में और चुनौतियां हैं, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के लिए और भारतीय आवाम ताकत दल के लिए। तो खैर, इसलिए ये एपिसोड जो है हमारे उस भारतीय भाई को समर्पित है जो सुदूर दक्षिण तमिलनाडु में स्थित, और इस महत्व को इस वीडियो से प्रेरित होकर के इस संदेश को आगे बढ़ाने और इसका जो क्षेत्रीय जो तमिल भाषा है उस वर्जन में करके बढ़ाने का। तो भारतीय जनता दल हमारे ऐसे भारतीय भाई बहनों का बहुत आभारी भी है और बहुत प्रसन्न भी है और आह्लादित है, खुशी है इसको कि इस तरह का संदेश का महत्व जो है हमारे वो भारतीय भाई बहन जो सुदूर दक्षिण में स्थित हैं अब वो समझने लगे। किसान आंदोलन किस तत्वों के गिरफ्त में है, ये नज़ारा अब खुल के सामने आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता दल जब से शुरू हुआ तब से इस सरकार को, आदरणीय मोदी जी को और उनकी सरकार को, बीजेपी वालों को चेता रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ किसान का एक मुखौटा भर रह गया है। इसमें देश विरोधी ताकतें, चाहे वो खालिस्तानियों के रूप में हो, चाहे वो वामपंथियों के रूप में हो, चाहे वो JNPC के रूप में हो, उनके गिरफ्त में है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये बीजेपी वाले और ये मोदी जी और उनकी सरकार की समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये देश विरोधी हैं। उनके एक प्रवक्ता हैं समित पात्रा, वो तमाम वर्णन कर जाते हैं राहुल का, लेकिन वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि ये राहुल इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है। और उनका ये न कहना, देश विरोधी को देश विरोधी न कहना और देश विरोधी को या देश विरोधी न समझे, वो बेनकाब ना हो, इसकी साजिश करना ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की और समित पात्रा जैसे उनके प्रवक्ताओं की। ये बात उनको बुरी लग सकती है, लेकिन ये वो भी याद कर लें
बीजेपी वाले भी याद कर लें, मोदी जी भी याद कर लें, और उनके जितने सिपह सालार भी याद कर लें कि प्राथमिकता देश की है, प्राथमिकता जो है मोदी जी की नहीं है। ये क्या थोपना चाहते हैं कि प्राथमिकता मोदी जी की है? आज उन्हीं की करतूतों से ये सारी देश विरोधी ताकतें जो है वो छाती तान करके जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, और उनका तांडव जो है पूरा देश देख रहा है। और कुछ नमूने भारतीय जनता दल बता रहा है, जिसमें जेएनयू के प्रांगण से सरेआम यह नारा, वो जो गद्दार है कन्हैया कुमार, उसने जो नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, सरेआम भारतीय जनता दल ने बराबर कहा कि इस तरह का खुलेआम नारा हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, सार्वभौमिकता है, उस पर सीधा हमला है। इस महत्व को श्री मोदी जी और ये बीजेपी वाले कदापि देने को तैयार नहीं है कि उसका ये इस तरह से कहना हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेंटी पर हमला है। और जबकि इस तरह की बात को दूसरे मौके पर उसको वो स्वीकारते भी हैं। भारतीय जनता दल श्री मोदी जी को याद दिलाना चाहता है, और मोदी जी के माध्यम से पूरे बीजेपी को भी याद दिलाना चाहता है कि जब सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अभी करीब 3-4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले वो सीमा पर गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी फौज ने, हमारी सेना ने दुश्मन को परास्त करके हमारे देश की सार्वभौमिकता और सॉवरेंटी की रक्षा की है। तो उस मौके पर तो उनको समझ में आ गया कि जो है हमारी जो सेना जो है जब दुश्मन की सेना को परास्त करती है तो वो हमारे देश की सार्वभौमिकता और सॉवरेंटी की रक्षा करती है। तो मोदी जी, आपको भी जानना चाहिए, बीजेपी वालों को भी जानना चाहिए, अब बीजेपी के जो इस तरह की जो सिपह सालार हैं उनको भी जानना चाहिए कि जो इस तरह का नारा जो लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वह भी हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर सीधा सीधा हमला है। और इसलिए उस लगाने वाले को, पूरे गिरोह को वो जो है वो अदालती प्रक्रिया में उलझा करके अपने कर्तव्य की इतश्री करने के बजाय उसको सीधे सीधे सेना को सौंपना था। यही नहीं, उसके समर्थन में जो भी आता, राहुल आया था ना उसके समर्थन में, राहुल को भी सौंप दिया होते सेना को। उसके समर्थन में ये केजरीवाल आया था ना, केजरीवाल को भी सौंपना था सेना को। उसके समर्थन में ये डी राजा भी आया था, सीताराम येचुरी भी आया था, ये सबको आपने ऐसा नहीं किया। उसका खामियाजा क्या देखिए, उसका खामियाजा देश क्या भुगता कि वो कन्हैया कुमार को जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको ये गद्दार कम्युनिस्ट वाले 2019 का संसदीय चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं। ये देखिए गद्दारी। यदि वो टिकट देते हैं तो ये सरासर जिम्मेदारी आपकी है कि आपने ऐसा मौका दिया कि जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिसको सेना को सौंपना था आपने सौंपा नहीं, तो इन कम्युनिस्टों, गद्दार कम्युनिस्टों को मौका मिला, और इन समूह ने उसको जो है इस देश की जो वो संवैधानिक प्रक्रिया में है उसको जो है भाग लेने के लिए, यानी ये वह देश के टुकड़े वो करवाने की बात कर रहा है। और ये कम्युनिस्ट जो है उसको इस देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया में है उसमें भाग लेने के लिए वो टिकट दे रहे हैं।
ये सब जो है मोदी जी आपके कारण हुआ है। और यही नहीं, उसके चुनाव प्रचार के लिए वो बॉलीवुड से गद्दार आए जावेद अख्तर, और उसकी बीवी जो गद्दार है शबाना आजमी, वो भी आई। और गद्दारी यहीं तक नहीं रुकी है, उसको विज्ञापन देने वाले जावेद अख्तर को अभी भी दे रहे हैं, उसका विज्ञापन दिखा रहे हैं। ये गद्दारी की जो कैंसर है कहां तक फैला हुआ है। उनको विज्ञापन देने वाले भी वो इस देश के गद्दार हैं। अब आ जाइए मीडिया में ये किशोर अजवानी जो न्यूज़ 18 इंडिया का है, जो कि 100 बात की एक बात चलाता है, उसने टॉक शो चलवाया इस गद्दार से। किससे? जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उससे ये टॉक शो चलवाया। ये गद्दार कौन? किशोर अजवानी। और कुछ जो गद्दार कन्हैया कुमार था, उसी तरह की भावना इसकी भी प्रकट हो गई, इस गद्दार किशोर अजवानी की भी। उस टॉक शो के दौरान ये कहता है, और सुनकर के जरा हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन उसको समझें। ये कहता है गद्दार किशोर अजवानी कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? देखिए, एक बात बराबर भारतीय जनता दल कहता है कि इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। वो मतलब के अनुसार जो है वो उस पर अपनी वो प्रतिक्रिया देते हैं। बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं, एनपीसी के लोग भी देख रहे हैं, वाम दल भी देख रहे हैं, और जनता में तो इसका प्रचार हो ही रहा है। और जनता में तो जनता का बहुत लगाव भी है इस वीडियो से भी, और भारतीय जनता दल के विचारों से भी। तो ये कोई न कहे कि नहीं वो हमको तो पता नहीं कौन भारतीय जनता दल है और क्या कर रहा है। तो ये कह रहा है, ये गद्दार, देश का गद्दार किशोर अजवानी की यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? क्योंकि भारत का कहने से सिर्फ कहने से वो टुकड़ा तो हुआ नहीं। भारतीय जनता दल के यूट्यूब के माध्यम से इस गद्दार किशोर अजवानी को कहना पड़ा कि ऐ गद्दार, यदि कोई सिरफिरा व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन की गाली दे, तो तुमको गुस्सा आएगा, तो तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं? तुम्हारा खून खौलेगा कि नहीं? तुम्हारा दिमाग उबलेगा कि नहीं? पहले तू ये बता दे। जरूर उबलेगा, जरूर तुमको गुस्सा आएगा। जबकि वो बोलने वाला तो न तो आपकी माँ के साथ, हालांकि इन शब्दों के कहने में हमको संकोच हो रहा है, लेकिन उसको समझाने के लिए कई बार बोला गया और अभी भी बोला जाए। जबकि वो गाली देने वाला न तो आपके माँ के साथ न तो आपके बहन के साथ कुछ नहीं कर रहा है, आपके वो परिवार के साथ, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आएगा। तो देश ये जानना चाहता है उस गद्दार किशोर अजवानी से कि जब देश की बात हो तो कुछ नहीं, व्यक्तिगत बात हो तो फिर तो कोई और मानदंड, कोई और पैमाना। ऐसे लोग बड़े खतरनाक किस्म के गद्दार होते हैं। भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से, जो इसका मालिक है शायद अंदाज से शायद वो मुकेश अंबानी है, उसको भी चेताया था कि अंबानी महोदय आपसे मुलाकात होगी, आप मत समझिए कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं तो आप पहुंच के बाहर हैं। और पहला सवाल होगा कि इस गद्दार किशोर अजवानी को क्यों रखे हुए हैं? बाहर निकालिए इसको। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है और आपका जो उद्योग वो खड़ा हुआ है, तो देश के प्रति भी कुछ भक्ति आप दिखाइए। और जो है कम से कम इतना ही उस गद्दार के जो किशोर अजवानी है उसको निकालिए। और बात यहीं तक नहीं,
फिर एक और न्यूज़ 24 में, न्यूज़ 24 वाले ने तो और हद कर दिया, और राष्ट्रवाद पर उससे प्रलाप वो करवा रहा था, इसी कन्हैया कुमार से। और उस प्रलाप में यही संबित पात्रा उसका भागीदार था, हिस्सेदार था, वो जो है पार्टिसिपेंट था उसका। ये बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए कितने देश विरोधी हैं कि उस गद्दार कन्हैया कुमार के राष्ट्रवाद पर जो प्रलाप कर रहा था, तो उस संगोष्ठी में और उस मीटिंग में ये भागीदार था संबित पात्रा। इस सबके जिम्मेदार मोदी जी आप हैं। यदि इन सबको सेना के हवाले कर दिया गया होता, एक बहुत अच्छा संदेश इन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी जाता और देश में भी जाता कि भाई देशभक्ति जो है क्या चीज होती है। अरे बहुत कुर्बानी दे करके ये आज़ादी मिली है। आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिकों शहीद हो गए। और एक दिन उसका वो चमचा कौन है, जेएनपीसी का प्रमोद कृष्णन, वो शहीद उसको बोलता है जो गद्दार, वो इंदिरा को। और वहीं पर ये सब जो है जो कायर किस्म के वो बीजेपी के प्रवक्ता वो बैठे रहते हैं। वो प्रमोद कृष्णन बोलता है कि वो शहीद इंदिरा है, शहीद राजीव है। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है, यह देश के लोग जान ले कि इंदिरा शहीद नहीं, वो गद्दार है। उसी ने खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाला को खड़ा किया। भिंडरावाला को खड़ा करके खालिस्तानी आतंकवाद की जड़ें जो है जमाई इसने, इंदिरा ने। तो उस खालिस्तानी आतंकवाद की आग में जो आग इसने लगाई इस देश में, वो गद्दार इंदिरा ने, उसी आग में जो है ये भी स्वाहा हुई। और उसने इतनी गद्दारी नहीं किया, एलटीटी की ट्रेनिंग देहरादून में करवाई थी। और उस एलटीटी का इतना विस्तार हो गया, वो दक्षिण के राज्यों में, खास करके एलटीटी तमिलनाडु में, ये डीएमके जो है बराबर उसका हमदर्द है। जिस प्रकार खालिस्तानियों का हमदर्द कौन है, अकाली वाले हैं। और एलटीटी का हमदर्द कौन है, ये डीएमके वाले। तो डीएमके तो अंदर वो हमदर्द हैं, और खुला समर्थन कौन करता है, वैको। ये देश को जाना चाहिए। तो उस एलटीटी की ट्रेनिंग करवाई थी इंदिरा देहरादून में। और हमारे दक्षिण भारत में उसका विस्तार हुआ, पांव पसरा एलटीटी के आतंकवाद का। तो जिस एलटीटी के आतंकवाद में इस देश को झोंका इसने, गद्दार इंदिरा ने, उसी आग में उसका बेटा भी स्वाहा होगा। शहीद नहीं है, सब देश के गद्दार हैं, लेकिन ये बराबर बोलते हैं। तो ये बीजेपी कार वाले, बीजेपी के प्रवक्ता जो है उसको सुनते रहते हैं। तो भारतीय जनता दल बराबर इस चीज के लिए वो जो चमचा है, वो यानी प्रमोद कृष्ण, उसको भी बेनकाब कर रहा है। और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी बता रहा है कि ये इंदिरा और राजीव जो है ये शहीद बिल्कुल नहीं, ये गद्दार हैं देश के। तो ये जो स्थिति पैदा हुई, फिर इसके बाद सीए पर देखिए, सीए पर जो हिंसा हुई वो देश जान रहा है और देश देख भी रहा है। ये चैनल वाले एक नाम नहीं लेते हैं कि भाई कि उस हिंसा को भड़काने वाली सोनिया है।
देखिए, वास्तव में ये देश को बचाना है और इस अराजक स्थिति से बचाना है। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि ये मोदी जी कायरता छोड़ें और इन देश विरोधी ताकतों का शमन करने के लिए मन बनाएं। यदि मन नहीं बनाएंगे तो जनता इनको, इस देश की जनता इनको पनिश करेगी, दंड देगी इनको। और भारतीय जनता दल आज वो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती। आप लोग जान ही गए होंगे, कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती रानी चंद्रिमा जो कि कर्नाटक से थी, और श्रीमती रानी गडिलू जो कि नागालैंड से थी। इस तरह के हमारे जो अमर शहीद हैं उनके खून और बलिदान की बदौलत मिला है। तो आज उनके खून और बलिदान से अर्जित आज़ादी को आज चुनौती मिल रही है कन्हैया कुमार से, जीएनपीसी से, वाम दलों से। तो आज उनका खून पुकार रहा है कि मोदी जी इन ताकतों को कुचलिए। यदि आप नहीं कुचलेंगे तो देश आपको दंडित करेगा और ऐसी सरकार को स्थापित करेगा जो कि उनको कुचल सके। तो जिसमें ये भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा था, उसी समय आपको कन्हैया कुमार गैंग को, सेना को सौंपना था। और ये सुना गया कि शायद किसी परिचर्चा में किसी ने देख के बताया था कि जब वो एंकर पूछा कि भाई आप इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। हाँ, वो गौरव भाटिया था, गौरव भाटिया। तो जी न्यूज़ के एंकर ने पूछा कि भाई आपकी सरकार इनको वो कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो गौरव भाटिया कह रहा है कि मोदी जी कहते हैं कि भाई अरे भाई सबका सम्मान करो। ये देखिए, मोदी जी के आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये जो किसान आंदोलन में हैं कौन। ये देश के बहुत खतरनाक दुश्मन हैं इसमें जो कब्जा किए हुए हैं उस आंदोलन का। और इतनी भी समझ नहीं है मोदी जी, वो आंदोलन वो जो आंदोलनकारी दिखते हैं उनके ठाट बाट देखिए और उनकी धृष्टता देखिए। वो जो है वो कानून की प्रतियां फाड़ रहे हैं। वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो अपमान कर रहे हैं। हमारी संसद का अपमान कर रहे हैं। ये कौन तत्व है। तभी आपकी समझ को क्या हो गया कि कह रहे कि इनका सम्मान करिए। कम से कम इतना आपको समझ में होना चाहिए कि सम्मान किसका करना है और किससे रक्षा करनी है। देशभक्ति का तकाजा है कि देश विरोधियों का नाश करिए और अपने देशवासियों का सम्मान करिए और वो रक्षा करिए। आप और आपकी पार्टी वो राम को यानी वो आप और आपकी पार्टी प्रभु राम को अपने चुनावी फायदे के लिए बहुत भुनाती है। और कम से कम उनके इस आदर्श को तो जरा महत्व दीजिए कि प्रभु राम सबरी के आगे झुकते हैं, उन सबरी के प्रेम के आगे, और वही रावण का संहार करते हैं, सभी राक्षसों का। तब जाकर के वो धर्म की स्थापना होती है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इन देश विरोधियों, इन देश के खतरनाक दुश्मनों जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रनाथ चौकड़ी, काकस, वाम दलों को, खालिस्तानियों का सम्मान करिए
और जो अपनी जनता जो इसमें पिस रही है, दिल्ली के लोग जो है आज 1.5 महीना हो गया, ऊपर हो गया, फंसे हुए हैं बेचारे। दिल्ली के आसपास के किसान फंसे हुए हैं। वो उनकी जो रोजी रोटी वो माने वो समाप्त हो गई है। उनका परिवार वो संकट में आ गया है। तो आप इनको संकट में डाल रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं जो है वो इन देश विरोधी ताकतों का। यही तो गद्दारी है आपकी, यही गद्दारी है आपकी। देश इसको समझे। तो फिर भी ये भारतीय जनता दल बराबर मांग कर रहा है कि ये जो तत्व इसमें इस किसान आंदोलन को कब्जा किए हुए हैं, और बराबर वो खालिस्तान टीवी चैनल वाले तो वो टुकड़े में दिखा रहे हैं। जब से शुरू हुआ है ये किसान आंदोलन, भारतीय जनता दल कर रहा है कि किसान आंदोलन का बस मुखौटा भर है, इसमें सारी भारत विरोधी ताकतें इसको कब्जा कर लिया है। आगे आने वाले अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि आखिर ये देश विरोधी ताकतें इस तरह का इसी वक्त जो है भारत के खिलाफ इतना बड़ा, भारत को अस्थिर करना और भारत के आर्थिक प्रगति को रोकने का षड्यंत्र वो क्यों कर रहे हैं, आगे आने वाले एपिसोड में इसका खुलासा भारतीय जनता दल करेगी। सवाल इस बात का है कि ये बात जो है ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो वोट बटोरने वाले और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर के सत्ता हथियाने वाले, उसका भोग करने वाले, क्या इनकी खोपड़ी में नहीं घुसती है बात कि ये देश विरोधी ताकतें हैं? और आज तक बीजेपी वाले इनको देश विरोधी कहते भी नहीं है। इनकी सबसे बड़ी गद्दारी है कि इनको देश विरोधी नहीं कहते हैं। अधिक से अधिक मोदी का विरोध, तो इनको पूरी चिंता मोदी की है। बराबर बोला गया है कि भाई देश के आगे ये मोदी कुछ नहीं है, देश है ऊपर। और वो भी कभी माने मुहावरे के रूप में नेशन फर्स्ट, फलाने फर्स्ट, वो सब मुंह की बातें हैं, लेकिन मुहावरे के रूप में सिर्फ चिंता इनको मोदी की है, क्योंकि मोदी रहेंगे तो वोट मिलेगा, सत्ता मिलेगी। ये भारतीय जनता दल बराबर बोला सत्ता होता पीछे, देश में बहुत वो खतरे में है। और ये जो कार और निकम्मा जो प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, सारी वो समस्या इनसे है। जिनको ये तक समझ नहीं कि ये देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, उनको बोले कि वो सम्मान देना है इनको, और हाँ, और बातचीत करना है। सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाए कि इनसे क्या बात करना है। अब उस पर टिप्पणी करना थोड़ा उतना उचित नहीं था, लेकिन सबको, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग, जो जजेस को, चाहे वो कि ये किस तरह के तत्व हैं, ये बात मतलब ये बात करने लायक हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं। देश विरोधी ताकतों से बात नहीं की जाती है। देश विरोधी ताकतों को कुचला जाता है, उनको समाप्त किया जाता है। इतना सभी लोग जो वो समझ जाए। और इसीलिए बराबर ये ख्याल आता है कि आज ये सुभाष चंद्र बोस की सरकार होती, आज सुभाष या हमारे शहीद आजम भगत सिंह की सरकार होती, या उनके जज्बे वाली सरकार होती, इन देश विरोधी ताकतों को 1 मिनट में समाप्त कर देती। और हमारे देशवासियों को, हमारे जो है आदरणीय भारतीय भाई बहन जो इसमें फंसे हुए हैं, दुख झेल रहे हैं, उनको इनसे मुक्ति दिला देती। तो आगे भी बताया जाएगा। ये सिर्फ जो है बीजेपी की जो है इस बीजेपी की और मोदी जी की इसके देश के साथ गद्दारी का ही परिणाम है, उनके निकम्मापनी का परिणाम है, जो ये देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जो है वो का सम्मान कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो जो है सारी समस्या उससे। और इतनी सी समझ जो है सर्वोच्च न्यायालय को भी आनी चाहिए। और उसने इसको जो है गैर कानूनी तक घोषित नहीं किया। बताइए,
इतनी भी जिम्मेदारी और इतनी भी वो आवश्यकता वो समझा नहीं। खैर, देश सबसे बड़ा है, ये एहसास जो है वो सभी को होना चाहिए, न्यायालय को भी होना चाहिए। और ये जो तत्व हैं, ये बात करने लायक हरगिज नहीं है। इसमें से है कि किसमें से हमारे कुछ फंसे हुए हैं, हमारे मजलूम किस्म के वो माने भारतीय भाई बहन, माने कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ और भी इस टाइप से, उनको इस आंदोलन से अलग थलग कर लीजिए और बाकी कुचलिए इनको। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।